बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर सोना खान, कुर्तबा कॉलेज डेस्मल खान, आज आपके सामने डेस्मल खान तारीख़ के आईने में उसकी चौथी किस्त बयान करूँगा। काबिल-दीद मकामात, तारीख़ी विरसे, डेस्मल खान के अंदर इब्तदाई ज़िंदगी, उसके अंदर मशीनरी का आना, गमी और खुशी, शादी और गमी के मौके के जो प्रोग्राम होते हैं, जो रिवाज थे, उसके बारे में, और डेस्मल खान में धामनी, और इसके अलावा जो है चंद शहर के अंदर जो मकाम आते हैं उनके बारे में जो है बताऊँगा। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा हंदीरे। ये मकामात बहुत कदीम हैं और ये डेस्मल खान के जनूब में परोया रोड्स के ऊपर, परोया से थोड़ा आगे जाएं तो माढ़ा का गांव आता है, और माढ़ा से बिल्कुल मगरबी की तरफ एक लाल माढ़ा गांव है। लाल माढ़े की वजह तस्मीर ये है कि यहाँ कोई लाल बादशाह नामी दरवेश रहा करता था, और वो मुड़ी बनाकर, मुड़ी होती है घास फूस और बांस की बनी हुई झोंपड़ी को कहते हैं, चूँकि उसमें वो रहता था इसलिए उसे कहते हैं लाल मुड़ी। इसी मकाम पर ये हंदीरे कायम है, और ये एक मुरब्बा शक्ल में कि ज़मीन के टुकड़े पर बनाए गए हैं, और इस मुरब्बा ज़मीन के टुकड़े के चारों कोनों पर एक एक हंदीरा बना हुआ है, जो गुंबद नुमा एक कमरा है और कदीम तर्ज़ तामीर है, और उसके ऊपर जो रंग रोगन किया गया है उससे यही मालूम होता है कि ये कदीम मुल्तानी तर्ज़ तामीर है। अब इनके हंदीरे इनको क्यों कहते हैं? असल में ये है हिंद राह। हंदीरे जो है हम अपनी सराइकी ज़बान में कहते हैं, असल में ये लफ्ज़ है हिंद राह। हिंद राह से मुराद है कि अफ़गानिस्तान से उस ज़माने में जो काफ़िले आते थे इसी रास्ते से जब जाते थे, इसलिए इसको कहते हैं हिंद राह। और जहाँ पर ये हंदीरे बने हुए हैं, कहते हैं कि दरियाए सिंध अब तो इससे बहुत हट कर मशरक़ की तरफ बहता है, उस वक्त दरियाए सिंध इसके करीब बहा करता था, और ये हंदीरे दरिया सिंध के किनारे पर बनाए गए थे। और इसी तरह दरिया के मशरक़ी किनारे पर दरिया ज़िला बखर में भी इसी किस्म के हंदीरे बने हुए हैं। मालूम होता है कि ये हंदीरे पुराने ज़माने में बादशाह और फ़ौजें अपनी पैगाम रसानी के लिए जो है ये इसको इस्तेमाल करते थे। इन हंदीरों के छत्तों के ऊपर नक्कारे रखे हुए थे, जो नक्कारे बजा कर नक्कारे से वो एक दूसरे को सिग्नलिंग देते थे, पैगाम देते थे। यानी मसलन दरिया के बारे में पोजीशन मालूम करना, दुश्मन की हालत के बारे में बयान करना, किस किस्म की मदद जो है एक दूसरे को करने के बारे में, ऐसी बातें वो किया करते थे। और सबसे जो इसके बारे में ये वाक़या मशहूर है कि पुराने ज़माने में जब चंगेज़ खान ने ख्वारज़म शाह, जो वस्त एशिया का बादशाह था, चंगेज़ खान ने जब तमाम इस्लामी मुल्कों को ज़ेर कर लिया, तो ख्वारज़म शाह जो है वो चंगेज़ खान से जान बचाता हुआ हिंदुस्तान का रुख किया। और चंगेज़ खान भी धुन का पक्का ज़िद्दी किस्म का था, उसने भी उसका पीछा किया। दरा खैबर से होते हुए अटक के मकाम पर दरिया सिंध को अबूर करते हुए वो पंजाब में दाखिल हुआ। चंगेज़ खान की फ़ौज भी उसके पीछा कर रही थी। फिर उस लश्कर ने, ख्वारज़म शाह ने जनूब का रुख किया, और फिर जो है वो तकरीबन डेस्मल खान के करीब आकर फिर वो दरिया से मगरबी किनारे पर आया, तो चंगेज़ खान की फ़ौजें भी यहाँ पहुँच गई थी। इसलिए वो कहते हैं कि चंगेज़ खान और ख्वारज़म शाह की आखिरी लड़ाई यहाँ पर हुई थी। और अब भी वहाँ पर ऐसी कब्रें पड़ी हैं, उनको ऐसा दफन किया गया कि जिस तरह जो शुमालन जनूबन हमारे मुसलमानों की कब्रें हैं, कुछ कब्रें ऐसी कि वो मगरब और मशरिक़ की तरफ के रुख की थी, क्योंकि चंगेज़ खान जो था वो आतिश परस्त मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उनको इस तरह का दफन किया गया। अब भी इन हंदीरों के अंदर बहुत सी कब्रें पड़ी हैं, जिनके बारे में कहता है कि बादशाह अपने ख़ास बंदे या उनका कोई बंदा फौत हो जाता तो उनको इन हंदीरों में दफन किया जाता था। जब अंग्रेज़ का बंदोबस्त हुआ तो हंदीरों के लिए बहुत सी जगह भी मखसूस की गई, और अब तो लोगों ने वहाँ उसे कब्रिस्तान ही बना लिया। और हंदीरों को जो कई सालों तक वीरान रहने के बाद अभी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको जो है अपनी मुदाखलत में किया है, और उनकी मरम्मत भी की जाती है। अब उनकी देखभाल ही होती है और जाने वाले को अच्छा माहौल मिलता है।
हाँ, यहाँ पर एक बता दूँ कि ये हंदीरे कब से कायम है। इसके बारे में मैं जब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था तो लाल माड़क शहर में एक शख्स जो कदीम पुराना शख्स था और पढ़ा लिखा था, जिसे फ़कीर ग़ुलाम रसूल ग़ालिबन उसका नाम था, मजहबी किस्म का बंदा था, पीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, एक किस्म का, बड़े बड़े लोग उसके मुरीदीन में से थे। उससे जब मैंने पूछा तो उसने ये बताया कि जब 1947 से पहले हमारे स्कूल में चौदवान का एक हिंदू टीचर जो है पढ़ाने के लिए आया करता था, और ये उसके जो अंधेरा उसका मगरबी और जनूबी कोने के ऊपर जो अंधेरा बना है, उसी के अंदर उसकी मशरक़ी दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी तारीख लिखी हुई है जो संस्कृत और हिंदी ज़बान में है, जो हम तो उसको नहीं पढ़ सकते थे। तो उसने कहा कि उस चौदवान के हिंदू ने बताया था कि ये सिकंदर आज़म का भी जिक्र है, ये सिकंदर आज़म से जो है बना हुआ है, सिकंदर आज़म के दौर से। तो इसका मतलब ये 322 कबल मसीह के दौर से भी आ रहे हैं अंधेरे। फिर इसको वक्त के साथ साथ दूसरे बादशाहों ने भी इससे इस्तेमाल किया, ख़ासकर अल्तमश के दौर में, शमसुद्दीन अल्तमश की जब हुक्मरानी थी तो उसके दौर में जो है ये मंगोलों ने जब हमला किया था तो अल्तमश ने उनको टालने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की कि मंगोल यहाँ से वापस इसी रास्ते से गए। इसके बाद अल्तमश का एक जानशीन था, ग़ियासुद्दीन बलबन उसका नाम था, उसने जो है मंगोलों ने जब उसके दौर में ये अटैक किया था तो उसने इनका मुकाबला किया था, जिसमें उसका अपना बेटा शाहज़ादा मोहम्मद भी मंगोलों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था, जिसके गम में वो घुल घुल कर मर गया। तो कहते यही है कि जो मंगोल यहाँ से वापस हुए, कुछ वापस चले गए, कुछ यही माड़ा के मकाम पर ठहर गए। इसलिए माड़ा के लोगों के बारे में कहते हैं कि ये मंगोल लोग हैं। या एक राय इनके बारे में ये भी है कि ये ईरान के इलाके गावा के रहने वाले हैं, और गावा ईरान का वो इलाका है जो इसी कौम का एक फ़र्द जब जनूबी हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत सल्तनत बहमनी के नाम से मशहूर थी, बड़ी शान और शौकत से रखती थी वो सल्तनत, उसका जो वज़ीर था वो महमूद गावा था, अपने दौर का बड़ा इल्म दोस्त, बड़ा मुंतज़िम, उसने उस हुकूमत को जमा कर रखा था। लेकिन कहते हैं कि ये अच्छा वक्त, अच्छी किस्मत, अच्छे हालात बस हर एक को रास नहीं आते। उस आदमी के जो अच्छा चल रहा हो उसके बड़े बदखा होते हैं, बड़े के उससे नफ़रत करने वाले, उसका खात्मा चाहने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि उस ज़माने के बादशाह को उसके ख़िलाफ़ भड़काया गया और बादशाह ने उसे जो है बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो यानी बहरहाल ये हंदीरे जो है ये बहुत तारीख़ी मकाम रखते हैं, जो मंगोलों और ख्वारज़म की राय को भी ज़ाहिर करते हैं, और यहाँ के लोगों की क़दामत और यहाँ के इलाके की क़दामत परस्ती और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रास्ता होने का यहाँ पर सबूत मिलता है। अब इसके अलावा मैं जजमल ख़ान के शुमाल में शेख बदीन के बारे में कहूँगा, जो जजमल ख़ान का एक सीयत अफ़ज़ा मकाम है, बड़ी खूबसूरत सी पहाड़ी पर है, वाक़या है, और जिसकी आब हवा इतनी अच्छी है कि जब अंग्रेज़ आया तो उसने इसके बारे में लिखा था कि इसकी आब हवा जस्ट लाइक लंदन। इसलिए जो है जजमल ख़ान के डिप्टी कमिश्नर मेजर टेलर जजमल ख़ान में डिप्टी कमिश्नर बनकर आया, तो जजमल ख़ान तो कि आब हवा के लिहाज से गर्म इलाका है, इसलिए उसने अपने ठंडे मकामात में अपने दफातर कायम करने के लिए जब जस्तजू की तो उसे शेख बदीन मिल गया। इसलिए उसने जजमल ख़ान से बन्नू तक सड़क भी बनाई, और शेख बदीन में भी पनियाला की साइड से और पेजू की साइड से दोनों चोटी पर चढ़ने के लिए जो है रास्ते भी बनाए। और शेख बदीन में अंग्रेज़ दौर में बहुत बड़ा इलाका ऊपर जो है कब्ज़े में किया गया, बाकायदा एक सर का रोड बनाई गई, कहते हैं वहाँ पुलिस स्टेशन था, चर्च था, और बहुत से बंगला जात वगैरह थे, और पानी की स्टोर करने के लिए तालाब बनाए गए थे। इसलिए अंग्रेज़ों का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर क्या मौसम गर्मा का वो एक किस्म का ज़िली हेड क्वार्टर हुआ करता था। अब शेख बदीन के बारे में कि ये कोई शेख बदीन क्यों कहते हैं, असल में ये है कि ये कश्मीरी बुज़ुर्ग था जिसका नाम था शेख बहाउद्दीन। कहते उसको भी किसी अपने मुर्शिद ने ये बशारत दी थी कि आप
इस किस्म का पहाड़ होगा, इस किस्म के इलाके में आपने जाना है और वहाँ पर जो है आपने तबलीग इस्लाम करनी है। तो शेख बहाउद्दीन कश्मीरी बुज़ुर्ग अपने कश्मीर के इलाके से रवाना हुआ और मुर्शद के कहे हुए बात पर वो जो है यहाँ पहुँचा और यहाँ पर उसने डेरे डाले और आसपास के लोगों ने उससे मिलना शुरू किया। फिर कहते कि उसने शादी भी आसपास के किसी गांव से कर दी। अब उसकी औलाद भी रहती है और बहुत से लोग भी रहते हैं। तो ये उसकी वजह से इसमें है कि शेख बहाउद्दीन कश्मीरी बुज़ुर्ग जो है इसका बानी है, इसलिए शेख बदीन कहते हैं। जब गोमल यूनिवर्सिटी बनी थी तो जब अब्दुल अली ख़ान साहब इसके वाइस प्रिंसिपल थे, जब उसको पता चला कि डेस्मल ख़ान में गर्मी के बावजूद इसके शेख बदीन बहुत सेहत अफ़ज़ा मकाम है, तो कहते हैं कि उसने 1400 कनाल ज़मीन ख़रीदी यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जो उसका कमाल देखो कि उस ज़मीन को नापने के लिए वो खुद सर्दियों के मौसम में जो पटवारी उसके साथ जाता था उसने मुझे बताया था कि आजकल हम अब्दुल अली ख़ान के साथ जो है शेख बदीन की पहाड़ी पर जाते हैं और गोमल यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसकी पैमाइश कर रहे हैं। वो खुद सर्दियों के मौसम में जनवरी के महीने में जो है शेख बदीन पर चढ़ता था और अपनी निगरानी में उसने 1400 कनाल ज़मीन ख़रीदी थी और उसका ये मंसूबा था कि मैंने यहाँ पर समर क्लासें बनानी है। लेकिन यह है कि बस वो चूँकि सरकारी मुलाजमत में थे, ये रोदा ऐसा होता है कि आर्जी तौर पर होता है। जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए तो पता नहीं आप उसका क्या बना। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की वहाँ तो कोई इमारत नहीं बनी, ना कोई क्लास लगती है, शायद ज़मीन उसकी पड़ी हो। अब जो है मैं डेस्मल ख़ान के अंदरूनी हक नवाज़ पार्क, तोपों वाले दरवाजे से जनूब की तरफ हक नवाज़ पार्क के नाम से मशहूर है। ये कदीम पार्क है। इसके इब्तदाई 2 नाम थे। इसे जिनाह पार्क भी कहते थे, इसे जलाल पार्क भी कहते थे। जिनाह पार्क तो इसलिए से कहते थे कि क़ायद आज़म 2 दफ़ा डेस्मल ख़ान में आ चुका है। एक दफ़ा 1945 में आया जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी और वो हर ज़िली हेड क्वार्टर का दौरा कर रहे थे, आवाम से खिताब कर रहे थे, पाकिस्तान बनाने के मतलब बता रहे थे। तो उस ज़माने में भी ये आया और पाकिस्तान बन जाने के बाद भी उसने एक तूफ़ानी दौरा किया। वो कि उसकी 1 साल वो गवर्नर जनरल रहे, लेकिन फिर भी उसने हर ज़िली हेड क्वार्टर का दौरा किया। तो वो डेस्मल ख़ान में पाकिस्तान बन जाने के बाद भी एक दौरा कर चुके हैं, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम जिनाह पार्क था। अब जो है इसको हक नवाज़ पार्क क्यों कहते हैं? इसका हक नवाज़ पार्क नाम 1970 में पड़ा जब पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन हक नवाज़ खान गंडापुर, जो बड़े दिलेर, बहादुर और जफाकश किस्म के इंसान थे, वो जब चेयरमैन बने तो उसी के ज़माने में तकरीबन 1968 में, ये नवंबर 1968 की बात है, कि जुल्फ़िकार अली भट्टू जिसने पीपल पार्टी कैंप की थी 1967 में, और उसने अपनी एक मुहिम चलाने की कोशिश की, आवाम से मिलने की, तो उसका सबसे पहला दौरा जो था वो डेस्मल ख़ान का था। वो कि यहाँ पर उस वक्त हुकूमत ने उसकी मुखालफत भी की, लेकिन उसने जो है यहाँ बड़ा कामयाब जलसा, गो कि उस वक्त कोई ऐसी कैफियत में कि दफ़ा 144 था, खुलेआम जलसा नहीं हो सकता था, तो उसने तोपों वाले बाज़ार के अंदर एक माड़ी पर ठहर कर जलसा किया और बहुत ज़्यादा आवाम आई थी। मैंने वो जलसा खुद अटेंड किया था। मैं कहता कि वो डेस्मल ख़ान की तारीख़ का बड़ा इनकलाबी और हंगामी किस्म का जलसा, इतना वो लोगों का जोश व खरोश था और इतना भट्टू के जलसे को कामयाब बनाया कि वो इतना खुश था। और उसने बाद में जब वो कामयाब हो गया तो उसने अपनी तकरीरों में अक्सर ये जिक्र करता था कि मेरी तारीख़, पीपल पार्टी की तारीख़ का आगाज़ डेस्मल ख़ान से है, जो छोटा सा शहर है, लेकिन उसने ऐसी चिंगारी की तरह वो वहाँ से ही मेरी तारीख़ फैली कि आग बनकर उसने सारे लोगों को जो है रोशन रास्ते दिखा दिए। तो वो डेस्मल ख़ान का बड़ा मशहूर था कि इस शहर ने सबसे पहले मेरी सरबस्ती की है, सबसे पहले मेरी हौसला अफजाई की है, सबसे पहले दूसरे शहरों को एक नमूना दिया है कि एक सियासी लीडर के साथ कैसे ठहरा जाता है और कैसे जो है उसके साथ चला जाता है। तो इसलिए ये हक नवाज़ जो है आखिर में 1970 में एक आसमानी बिजली के गिरने के हादसे से फौत हुए। तो फिर उसको यहाँ पर इसी कब्रिस्तान के अंदर जो
हक नवाज पार्क के अंदर मौजूद है, यहाँ उसे दफन किया गया और पार्क का नाम हक नवाज पार्क रखा गया। तो ये अब हक नवाज पार्क के नाम से इसलिए मशहूर है कि ये एक अजीम लीडर की याद दिलाती है। अब जो है मैं यहाँ पर सिनेमाओं का करूँगा। ये हक नवाज पार्क जो है इसके सामने बिल्कुल अपोजिट प्लाजा नामी सिनेमा था और उस सिनेमा से शुमाल की तरफ एक टेटलर नामी सिनेमा था। टेटलर नाम सामने तो पाकिस्तान बन जाने के बहुत बाद में बना, लेकिन जो प्लाजा सिनेमा ये 1947 से पहले बनाया गया था और इसको बनाने वाले बन्नू के एक हिंदू सेठ गंगाराम जो था उसने ये सबसे पहले प्लाजा सिनेमा बनाया और बड़ी अच्छी फिल्में और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते थे। फिर इसके देखा देखी पाकिस्तान बन जाने के बाद इसके शुमाल में एक टेटलर सिनेमा बनाया गया। उस ज़माने में इस रोड को सिनेमा रोड कहा करते थे और डेजमल खान में शाम के वक्त जो इस रोड पर रश होता, जो रौनकें होती, जो लोगों का कारोबार चलता, देखने के काबिल होता। हर आदमी मेरे ख्याल में शाम के वक्त इस रोड पर ज़रूर आता और वो इससे खूब महसूस होता। तो ये सिनेमा भी अब तो वो सिनेमा की कल्चर और सकाफत ख़त्म होकर रह गई है, अब उनको गिरा दिया गया है। लेकिन ये अपने दौर की बड़ी अच्छी इमारतें थी, बड़ी रौनकें होती थी, बड़ी अच्छी मज़ेदार फिल्में लगा करती थी, लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए आया करते थे। तो ये उनकी याद है। अब मैं डेजमल खान की कुछ इब्तदाई हालात के बारे में बयान करूँगा। डेजमल खान एक बहुत सादा और पुरअमन किस्म का शहर था, इसलिए तो मशहूर है कि जो भी डेजमल खान एक दफ़ा आता है वापस उसको जाने को जी नहीं चाहता। 1904 से पहले तक तो डेजमल खान इतना सादा था कि यहाँ साइकिल अभी तक नहीं आया था। कहा जाता है कि 1904 में सबसे पहले साइकिल सदुज़ई ख़ानदान का एक फ़र्द अहमद खान सदुज़ई जो उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में थे, वो सबसे पहले साइकिल लाए थे और जब उसको चलता लोग देखते तो बड़े हैरानी से देखते कि ये 2 पहियों पर चल रहा है, ये गिरता क्यों नहीं है। और बाद दफ़ा उसको हाथ लगाते तो बड़ी हैरानी और खुशी का इजहार करते कि अच्छा ऐसी लोहे की चीज़ भी बन गई है जो इंसान को सवारी के तौर पर काम आती है। और मोटरसाइकिल ये भी एक सदुज़ई ख़ानदान का फ़र्ज है, वो जो भी आर्मी में थे कि जब लोग ब्रिटिश आर्मी थे तो पूरी दुनिया घूमा करते थे। उनकी ज़ाहिर बात है कि उनमें शऊर आता था, उनमें एक सोच आती थी। तो ये मोटरसाइकिल भी सबसे पहले सदुज़ई ख़ानदान का एक फ़र्द लाया था और मोटर कार भी इसी अरसे के कुछ अरसे बाद मोहम्मद याह्या खान अलीज़ई वो लाया था सबसे पहले। ये लोग चूँकि बैर रहा करते थे बड़े बड़े शहरों में, तो इनमें शऊर था, इनको समझ थी, इनकी इस्तेताअत भी थी ख़रीदारी की, इसलिए जो है वो सबसे पहले मोटर कार भी जो है अलीज़ई ख़ानदान का फ़र्द मोहम्मद याह्या खान लाया था। और लोगों को डेजमल खान के लोगों को 1904 के बाद ये मशीनरी की सवारी जो है देखना नसीब हुई। मैं मौसीकी के बारे में कहूँगा कि यहाँ पर गायकी करने वाले फ़नकार तो बहुत थे, लेकिन ग्रामोफोन की जो मौसीकी थी उसमें मौसीकी सुनना ये सबसे पहले, ये भी एक हक नवाज खान सदुज़ई उसने कहते हैं ये लंदन से ग्रामोफोन रिकॉर्ड मंगवाया था और ये रिकॉर्ड उस वक्त रबड़ के गिलासों के अंदर बंद होते थे ये गीत और वो सुना करते थे। कहते हैं वो जब पहली दफ़ा ले आया तो बड़े लोग जमा होकर सुनते थे और खान से प्यारे उसकी गीत और जो है गोहर जानी बाई कलकत्ते वाली उसके गीत जो है वो बड़े मज़े के उसके अंदर बनते और लोग बड़े खुशी से उनको सुना करते थे। तो यानी मौसीकी के लिए ये ग्रामोफोन भी ये 1904 के बाद डेजमल खान में लाया गया और ये लोगों ने उससे यानी उसे देखा और उसे समझा और उससे महसूस हुए। अब मैं डेजमल खान के बंद के बारे में बताऊँगा। दरिया के किनारे पर जो उसका मगरबी किनारा है ये बंद बनाया गया, हालांकि पहले दरिया तो आम प्लेन बहता था। तो ये तुग़यानी की वजह से डेजमल खान के लोगों को ख़तरा था कि कहीं किसी दिन बड़ी तुग़यानी आई तो ये डेजमल खान को तबाह कर देगी। इसलिए जो है डेजमल खान के लोगों ने एक कमेटी बनाई कि यहाँ बंद बांधा जाए इसके मगरबी किनारे पर और कहते हैं इस कमेटी का जो चेयरमैन था रामदास बघाई था, उसकी सरबराही में इस कमेटी ने काम किया और डेजमल खान के मगरबी दरिया के किनारे के ऊपर जो है उन्होंने बंद बनाया और ऐसा मजबूत बंद बनाया कि आज तक वो कायम और दायम है। और ये बंद कहते हैं 1923 से शुरू हुआ था और 1928 में जाकर जो है
जो है ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ। और इस बांध के किनारे के ऊपर मेरे ख्याल में पहले तो रेल की पटरी भी पड़ी होती थी। कहते कि बाकायदा यहाँ बांध के पत्थर जो है पहाड़ से लाए जाते और ये हल्की सी एक ट्रेन बनाई गई थी जो उसके ज़रिए से जो है यहाँ पत्थर लाए जाते थे। अब मैं डेथल खान में उस ज़माने के खेल, आम खेल कुश्ती का खेल डेथल खान में बहुत मशहूर था। तकरीबन बहुत से अखाड़े होते थे। मैंने पहले भी बयान किया था कि 1947 से पहले सर्कल रोड के चारों तरफ जो थे, चारों सर्कल रोड के आसपास जो है ये खेल के मैदान और ये अखाड़े होते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान के अखाड़े होते थे, बड़े बड़े पहलवान, बड़ी बड़ी कुश्तियाँ। और ये पंजाब से टक्कर लेने वाला शहर ये डेरा इस्माइल खान था। पंजाब के पहलवान जब वहाँ हर एक को बिछाड़ कर इधर आते तो यहाँ डेरा इस्माइल खान में वो हमेशा हार कर जाते। तो ये कुश्ती का रिवाज। एक और है दोदा। दोदा दोदा ऐसा होता है कि एक आदमी आगे दौड़ता है, उसको दो पकड़ने के लिए या उसके पीछे भागते हैं। तो ये खेल भी डेरा इस्माइल खान में बहुत मकबूल था। इसके अलावा कबड्डी, कबड्डी तो शायद आज भी खेली जाती है, स्कूलों की टूर्नामेंट में भी ये खेल शामिल है। ये भी बड़ा अच्छा, दो टीमें आपस में 11-11 शायद खिलाड़ू पर होती है और बारी बारी एक दूसरे पर जाकर पकड़ते हैं और उसके पॉइंट होते हैं। तो ये डेरा इस्माइल खान में कबड्डी भी बड़ी अच्छी खेली जाती थी। उसके अलावा वॉलीबॉल, बहुत बेहतरीन टीमें होती थी, ख़ुसूसन कुलाची इलाके के टीमें बहुत ही मशहूर थी। और यहाँ की टीमें पूरे KPK में कि पंजाब में भी वॉलीबॉल के मैच खेले जाती थी। ख़ासकर उस ज़माने में जो 2-3 ग्राउंड थे, मतलब वैसाखी ग्राउंड, ये फुटबॉल के लिए वक्त था। हर वक्त मैं तो जब भी देखा यहाँ हर वक्त टीमें खेल रही हैं, कभी मुकाबले हैं, कभी मैचेज़ हैं, कभी दोस्ताना मैच हैं। हर वक्त ये वैसाखी ग्राउंड जो था फुटबॉल से भरा रहता था। इस तरह जो पुलिस लाइन ग्राउंड होता था जो हॉकी के लिए बड़ा मशहूर था, वहाँ शाम के वक्त बड़ी हॉकी खेली जाती। इसलिए मिसल मशहूर थी कि डेरा इस्माइल खान के जनूबी इलाके के रहने वाले लोग और बस्ती, उस्ताना और तरीन ये हॉकी के जो है बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। इसलिए वजह क्या थी कि चूँकि उसी इलाके में ग्राउंड थे तो हर बच्चा दिलचस्पी लेता, हॉकी खेलता था, तो उसको जो है ये हॉकी के लिए ग्राउंड मशहूर था। इसके अलावा ये पोलो ग्राउंड, लेकिन उस ज़माने में पूरे डेरा इस्माइल खान के अंदर जितने बड़े बड़े फंक्शन होते थे, फुटबॉल के मैचेस होते, यहाँ डेरा इस्माइल खान के अंदर ऑल पाकिस्तान फुटबॉल मैच भी हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से टीमें आती थी और 2-2, 3-3 महीने यहाँ जो है सर्दियों के मौसम में मैच होते थे। बड़ा लुत्फ़ आता था, लोग बड़े इंजॉय करते थे, बड़ी फुटबॉल का जो है जिक्र होता था। तो ये यानी वहाँ पर यानी ये पोलो ग्राउंड पूरे पाकिस्तान के मैचेस के लिए मशहूर था। और इसी दौरान मैं जश्न डेरा इस्माइल खान का जिक्र करूँगा जो दिसंबर 1964 में जश्न डेरा इस्माइल खान, जो मेरी उम्र के लोगों उनको याद होगा, जो मनाया गया था पूरा को 2 हफ्ते तक वो जारी रहा, वो भी पोलो ग्राउंड में था। मेरे ख्याल में मैं ऐसा फंक्शन फिर दोबारा मैंने न ज़िंदगी में देखा है और न शायद वैसा हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर उसमें पता नहीं क्या खेल, क्या गेमें, क्या सर्कस, थिएटर, ड्रामे, मौसीकी, दुनिया जहान के जो है शोल और मेरे वहाँ पर थे। तो ये जश्न डेरा इस्माइल खान ये दिसंबर 1964 में एक दफ़ा मनाया जा चुका है। इसके बाद मुझे याद नहीं कि ये शायद मनाया गया हो। और मैं डेरा इस्माइल खान में एक ऐसा शोगल या ऐसा हाबी मशगला जिसे कहा जाता है उसका जिक्र करूँगा, और वो है धामनी। ये डेरा इस्माइल खान के दरिया के किनारे ख़ुसूसन मौसम गर्मा में ये एक लाजमी जो है ज़िंदगी का हिस्सा होता था। चंद दोस्त मिलकर डेरा इस्माइल खान दरिया के ऊपर धामनी मनाया करते थे। बड़े शोर मेले से, बड़े अच्छे खाने पकते, बड़ी तैराकी करते दरिया में। मतलब उसका यही वजह थी कि उस वक्त हर डेरा इस्माइल खान का रहने वाला आदमी अच्छा तैराक था। वजह थी कि उसको मौका मिलता था, वो तैरता था, तैराकी सीखता था, बहुत अच्छे तैराकी। लेकिन ये अब वक्त के साथ साथ शायद अब तो धामनी का नाम ही सुना है, बाकी जो है हकीकत में वो पता नहीं मनाई जाती है या नहीं जाती, उसके बारे में आप पता नहीं। तो ये 1947 में तो ये शोहर बहुत ज़ोरों पर होता था। हिंदू भी बड़े ज़ोर शोर से धामनी मनाते थे। चंद साल पहले जो रामदास बघेल का पोता यहाँ पर आया था तो उसने ये जिक्र किया था
कि डेर इस्माइल ख़ान की धामनी जो है हमने उसको अभी तक दिल्ली में ज़िंदा रखा हुआ है। वहाँ पर दिल्ली के करीब एक नहर बहती है, हमने उसे फ़र्दी नाम दरिया सिंध का दे दिया कि ये दरिया सिंध है, और हम हर छुट्टी के दिन वहाँ जाकर वही धामनी मनाते हैं। वही जो है यहाँ के लोग नाच गीत और शुगल जो है वहाँ पर लगाते हैं, और वही धामनी को जो है हमने अभी तक दिल्ली के अंदर ज़िंदा किया हुआ है। तो यानी धामनी ये बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है डेर इस्माइल ख़ान का, जो अब नापैद होकर रह गया है। अब जो है मैं डेर इस्माइल ख़ान के अंदर शादी और गमी के रस्म व रिवाज, शादी और गमी ज़िंदगी का ज़रूरी लाजमी हिस्सा है। शादी में तो बड़े धूमधाम से शादी मनाई जाती थी। शादी के लिए सबसे जो पहला स्टेप था वो मंगनी होती थी। जब मंगनी हो जाती थी तो इसके बाद दोनों तरफ से तैयारियां हो जाती थी शादी की, और फिर जो है उसका आगाज़ मेंढी से होता था, जुल्फ़ कुशाई जिसे कहते हैं। जब वो शुरू हो जाती थी, वो दिन जब वो फंक्शन होता, तो फिर इसके बाद 8-10 दिन ये शुगल मेले लगे रहते थे। दुल्हन को 8-10 दिन के बाद जो है दूल्हा के घर में लाया जाता। दोनों तरफ से घरों में खूब खुशियाँ मनाई जाती, खूब उसके अंदर जो है रस्में अदा होती। मेहंदी होती थी, मेहंदी के बाद फिर तेल का फंक्शन होता था, फिर कपड़े तब्दील किए जाते थे, फिर जो है दुल्हन आती थी, और जब दुल्हन इसको सच जब वो मेहंदी का ऐलान होता था तो 6-7 दिन के बाद रुखसती तक दरमियान में इसे मैयों कहते थे कि दुल्हन जो है मैयों बैठ गई है। यानी वो बिल्कुल वो 6-7 दिन दुल्हन घर में होती, उसकी 5-6 सहेलियाँ जिसे सबालियाँ कहते थे वो उसके बाद हरकत रहती थी। इस तरह जो दूल्हा होता था वो भी 6-7 दिन अकेला नहीं फिरता था, उसके साथ भी जो है सबाले, ये शाबाला ये फारसी ज़बान में भी कॉन्सेप्ट है। यानी मर्द शादी करने वाले के साथ 6-7 दिन जो वक्फा होता था उसके साथ शाबाले फिरते थे, यानी उसके दोस्त उसके साथ फिरा करते थे। बल्कि एक लोहे का बहुत बड़ा बैत भी फिराते थे। बस एक आम मशहूर था कि लोहे का बैत हो तो दूल्हा पर जो है कोई अटैक नहीं कर सकता, ख़ासकर जिन्नात वगैरह भी बड़े दूल्हा पर ये बस एक तोहमात थे जो आ रहे थे, तो वो बहुत बड़ा लोहे का बैत भी फिराया करते थे, और 6-7 दिन बड़े शुगल से रहा करते थे। बड़ा मज़ा मनाया जाता। और इसके बाद जब शादी होती थी तो बड़ी जब बारात जाती और दूल्हे का घोड़े पर सवार होकर बाज़ारों में घूमना, शेरे लगाकर और ढोलों की थाप पर उसके दोस्तों का, उसके मोहल्ले वालों के डांस देखकर लोग दुकानों को छोड़ देते थे इस तमाशे को देखने के लिए। अब तो शादी का मतलब ये है कि तुम जाकर रोटी खाना है, वलीमे पर जाना है, बाकी उसको किसी फंक्शन से वास्ता नहीं। वो भी जाकर सलाम लिखाता है, रोटी खाता वापस आता है, ये उसकी दोस्त की शादी होती है। हालांकि पैसे पहले ये 6-7 दिन दोस्त की शादी में जाना ज़रूरी होता था, उसका इंतज़ार किया जाता। जब वो जाता तो उसका बड़ा इस्तकबाल किया जाता कि हमारा फ़लाना दोस्त आ गया, हमारा फ़लाना मोहल्लेदार आ गया, हमारा फ़लाना रिश्तेदार आ गया। तो ये शादी की वो खुशियाँ होती थी कि लोग बड़ी खुशी से उसको मनाया करते थे। शादी के मौके पर दूल्हा के दोस्त वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, बड़े डांसों का जो है बड़ा इंतज़ाम होता था। और उस ज़माने में ख़ास कर दरीस वो बड़ी मशहूर थी। दरीस उस डांस कहते जो मुश्तरका तौर पर 8, 10, 15, 20, 40 जो है एक किस्म का दायरे में जो है वो दरीस मारते थे। बहुत ही अच्छी और बड़े तरीके से लोग बड़े शौक़ से उनको देखा करते थे। और एक थी झूमर, जो वो भी बड़े अच्छे तरीके से, आजकल भी मेरे ख्याल में कभी कभी लोग कहते हैं कि ये झूमर का प्रोग्राम किसी किसी इलाके में होता है, ख़ासकर पंजाब में ये हाथ ऊपर खड़े करके और बड़े तरीके से डांस किया जाता है झूमर का। तो ये भी डेर इस्माइल ख़ान का डांस होता था। तो ये उनको बड़े शौक़ से देखा। और मैं बता दूं कि औरतों में भी, औरतें जो अपनी तरफ से उनका भी रक्स होता था मखसूस किस्म का, वो भी इसी दरीस, किकली, इस किस्म के उनके ये होते थे। और ख़ासकर मैं लोगों के, औरतों के लोकगीत शादी के मौके पर जब होता था, और जिस घर से हम बच्चे होते थे गुजरते, और जो औरतें लोकगीत जिस तरन्नम के साथ गाती थी, हैरान होता कि भाई 100 औरत, 60 80 औरत मुश्तरका तौर पर एक गीत को गा रही हैं, और ऐसी आवाज़ जा रही है कि कोई उसमें अफरा तफरी नहीं है। जितने भी आज आपके सराइकी लोकगीत हैं ये सारे हमारी औरतें शादियों में गा चुकी हैं। चंद किता गुजारी रात में, शायद हम समझते हैं कि ताउल पहली दफ़ा कहा और हमने सुना, नहीं, ये तो हमारा लोक विरसा था। औरतें शादी में कहती थी लंघा जा पतन चनादा। ये गीत ऐसे गीत थे जो शादियों में आम आदमियों को अजबरते और वो याद थे और ये गाया करते थे।
तो यानी वो अब शादियों का वो शोर चला गया। कहना कि बस शादी अब सिर्फ एक वलीमा खाने पर रह गई है, वो असली जो है वो खुशियाँ नापैद हो गए हैं। इसके अलावा अब मैं गम भी जो है ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, जिसमें ख़ासकर किसकी फौतगी हो जाए, तो ये उस ज़माने भी था और ये अभी तक ये रिवाज आज तक भी है कि किसी आदमी के घर में फौतगी हो जाए तो उसके पड़ोसी, उसके गली वाले, उसके मोहल्ले वाले उसको अपना गम समझते हैं। उसके कफन दफन में सारी वो ही इमदाद करते हैं। हत्ता कि कफन दफन के बाद 6-7 दिन जब वो बैठा होता है गम मनाने की, तो उसके साथ ये लोग बैठे होते हैं, तक उसका अकेला नहीं छोड़ते। इसके अलावा 3 दिन तक तो लाजमी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसे खाना जो है उसे नहीं पकाना पड़ता था। ये लोग उसे जो है 3 दिन तक खाना देते, और इस रोटी को खासकर कौड़ी रोटी कहते थे। ये कौड़ी रोटी फलाने ने आज दी है, आज ने फलाने दी है, आज फलाने दी है, तो ये इनको बड़े इसके साथ मनाया करते, इसलिए जो है ये गम भी मालूम नहीं होते थे। इंशाअल्लाह अब आगे माह रमज़ान आ रहा है, तो माह रमज़ान के बाद बकाया किस्तें और बाकायदा आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती रहेंगी।